legendary investor in the stock market space. तो ये स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया आपको? So first of all, I think I'm just starting and happy to be at this forum. I think quite a few of my friends you have interviewed, so it's good to be here. So coming to interest in stock market, I think all of this ये 2007 में शुरू हुआ. That is when I started my career, first job, and 2007 बहुत बड़ा बुल मार्केट था. तो एक दिन मेरा एक फ्रेंड शेर खान से किसी एक आदमी को लेकर आया कि ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे. दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. इट डिडंट स्टार्ट वेल बट देन दैट इज़ वेयर वो पहला जो कीड़ा लगा वो वहाँ पे लगा था. और फिर बाद में आपने कब डिसाइड किया दैट दिस इज समथिंग आई वांट टू डू फुल टाइम, अभी मैं इसको ये परस्यू कर सकता हूँ? सो वो काफ़ी लंबी जर्नी रही. 7 में पहले साल बहुत लॉस हुआ, 8 में फिर मैं 7-8 साल बाहर रहा. देन अगेन 2015 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अगेन. एंड अभी 10 साल हो गए बट समवेयर इन 2021 आई क्विट माय जॉब एंड 2021 में मैं फुल टाइम इन्वेस्टर बन गया. सो अभी पिछले 3 साल से फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ. वाओ लवली। एंड आपने बेसिकली देन साइंटिफिक इन्वेस्टिंग करके भी वो शुरू किया था, सो व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? So it all started somewhere in 2020 in COVID. आई थिंक पहली बार मैं और मेरे एक फ्रेंड है विवेक मशरानी. हमने एक साथ में ये इस तरह का ही नॉट अ पॉडकास्ट बट वी डिड अ लाइव यूट्यूब सेशन बिकॉज मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था. एंड उससे पहले मैं ट्विटर पे था सो पीपल यूज टू नो एंड लुक लाइक दे नीडेड सम काइंड ऑफ कि ऐसे मार्केट में क्या करना है. So that is where it all started and I started doing sector analysis sessions and all. So when I quit my job मुझे लगा कि इसको एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ लोग जिसको प्रॉपरली सीखना है फाउंडेशनल लेवल पे इन्वेस्टिंग. एंड आई कम फ्रॉम अ मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड सो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग एंड बाई प्रोफेशन आई हैव बीन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पर्सन एज वेल एज डेटा साइंटिस्ट. सो मुझे वो कोडिंग पाइथन वो सब भी आता था. तो आई फेल्ट कि मार्केट में हर चीज़ का एक यूज़ है और अभी तक इस सबको एक साथ कवर नहीं किया गया है. सो दैट इज़ वेयर आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिंग एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू लर्न जिसको फंडामेंटल सीखना है या टेक्निकल सीखना है या कोडिंग सीखना है या फिर एल्गोरिथम बिल्डिंग सीखना है या फिर सेक्टर एनालिसिस सीखना है. तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. So from what I understand is you're a person who will heavily like rely on the data points, scientifically study them, and then select which stock to invest in, right? या आई एम वेरी मच डेटा ड्रिवन. आइडियाज़ डेटा से भी आ सकते हैं, आइडियाज़ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स से भी आ सकते हैं बट इन टर्म्स ऑफ माय डे टू डे एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग I am heavily data driven because of my background, how I have worked and how I have taken investing. Right. So let's do an interesting thing. So I read one of your articles where you rely on the simple and clear framework for picking stocks. तो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल्स कि आपका ये फ्रेमवर्क जो है सिंपल एंड क्लियर कैसे बना था एंड हाउ डू यू पिक स्टॉक्स यूजिंग दिस फ्रेमवर्क? Sure. So just for the benefit of your users, ये पूरा framework है, I'll just put in one or two slides. श्योर। सो सबसे पहले जो क्लियर सिंपल फ्रेमवर्क है इसका मोटिवेशन और बैकग्राउंड क्या है. नाउ इन्वेस्टिंग में मोटिवेशन एक ही होता है, पैसा बनाना और ज़्यादा पैसा बनाना. और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए ज़्यादा कैगर चाहिए होता है और ज़्यादा कैगर तब आता है जब आपका सेल्स ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन और री रेटिंग ये तीनों काम करे. बहुत सिंपल डेटा से समझाऊंगा. यू हैव 3 सिनेरियोज. एक सिनेरियो है कि जहाँ 10% का सेल्स ग्रोथ है लेकिन आपका कोई मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो जितना आपका सेल्स ग्रोथ है उतना ही आपका प्रॉफिट ग्रोथ है और आपका कोई पी री रेटिंग भी नहीं हो रहा है, मतलब वैल्यूएशन में कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो जितना आपका सेल्स ग्रोथ हुआ वही आपका रिटर्न हो गया 10% का कैगर. अब आप एज्यूम करो कि एक और कंपनी बी है, ये कंपनी ए है. अब एक कंपनी बी लो, वहाँ भी 10% का ही सेल्स ग्रोथ है, बट वो कंपनी अपना मार्जिन एक्सपैंड कर ले रही है. वो 10% का मार्जिन 11% कर ले, तो यहाँ जैसे मैंने दिखाया इनिशियल पैट मार्जिन 10% का था, उसको इस कंपनी ने 13% कर दिया. इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 करोड़ का सेल्स लो और पहले कंपनी 100 करोड़ का पैट कर रही थी, तो अब वो 130 करोड़ का पैट करेगी. तो जब वो 130 करोड़ का पैट कर रही है, तो आपका रेटिंग, आपका वैल्यूएशन वो 20 ही रहा, फिर भी 10% सेल्स पे यहाँ आपका रिटर्न करोगे, तो अगर आप 20 का पी दे रहे हो तो पहले 100 करोड़ के पैट पे 2000 करोड़ का मार्केट कैप था. लेकिन जब वो 130 करोड़ का हो गया, उसी 20 के पी पे उसका मार्केट कैप 2600 हो गया.
तो दिस इज़ अ मच बेटर रिटर्न कंपेयर टू द फर्स्ट सिनेरियो। और ये इनिशियल मार्केट कैप बेसिकली 100 इंटू 20 आ गया हाँ, एंड फाइनल 100 मार्केट इंटू कैप इज 20 आ गया। 130 पैट इंटू 20। हाँ, तो जब आपका वो 100 करोड़ का प्रॉफिट 10% से ग्रो हुआ पहले सिनेरियो में, तो आपका रिटर्न भी बस 10% का रहा, बिकॉज़ आपका मार्केट कैप 2000 से 2200 हो गया। लेकिन यहाँ आपका पैट एक्सपैंड हो गया ज़्यादा 10% से ऊपर, तो आपका कैगर रिटर्न 1 साल आप मान के चलो कि ये सब 1 साल में हुआ, तो ये एक्सपैंड हो गया। अब कंपनी सी का आप सिनेरियो ले रहे हो, ये कंपनी भी 10% से ही सेल्स कर रही है और इसने भी मार्जिन 10 से 13% एक्सपैंड किया। बट लेट अस से बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीज़न, बिकॉज़ मे बी मार्केट को लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है फ्यूचर में, जो कुछ भी हुआ। यहाँ जो पी है ये 20 से 25 चला गया। तो यहाँ आप देखोगे तो आपका रिटर्न 30% से भी ऊपर बढ़ गया। सो टू एक्सप्लेन कि ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है और क्यों हम ये क्लियर एंड सिंपल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो अगर आप एक एग्जांपल से देखो तो मैंने 3 सिनेरियोज़ लिए हैं। ये मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से कि इन 3 सिनेरियो में पहला सिनेरियो है कंपनी ए, दूसरा इज़ कंपनी बी, थर्ड इज़ कंपनी सी। तीनों कंपनी 10% का सेल्स ग्रोथ रेट कर रही है। लेकिन पहली कंपनी में कोई मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है। वो 10% का पैट मार्जिन था और वही पैट मार्जिन रहता है उसका। और कोई री-रेटिंग भी नहीं है। दूसरी कंपनी पैट मार्जिन कर रही है, लेकिन री-रेटिंग नहीं हो रहा। ई रेटिंग मतलब? री-रेटिंग मतलब लेट्स से कि एक कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफ़िट कर रही है और लेट्स से आपको उसको 20 इयर्स की अर्निंग पे वैल्यू कर रहे हो कि मुझे अगर ये कंपनी खरीदनी है, उसको पीई कहते हैं। तो 100 इंटू 20 2000 करोड़ में ये कंपनी मैं खरीद लूँगा। अब आप मानो कि ये कंपनी का वैल्यू बढ़ जाए। आप बोलोगे नहीं ये कंपनी 20 साल नहीं 30 साल का वैल्यूएशन डिज़र्व करती है। तो आप कहोगे मैं इसको 3000 करोड़ दूँगा, तो उसको आप 30 पी कहते हो, दैट इज़ री-रेटिंग। सो जब कोई कंपनी एक्स से वाई पे पहुँच जाए वैल्यूएशन में, कि मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू करने लगे, उसको री-रेटिंग कहते हैं। वो पीई री-रेटिंग हो या मार्केट कैप टू सेल्स री-रेटिंग हो, ये सब वैल्यूएशन की मीट्रिक है। बट जब जब लोग उसको ज़्यादा पे करने लगे उसी कंपनी के लिए, उसी प्रॉफिट के लिए, उसको री-रेटिंग कहते हैं। तो थर्ड वाली जो कंपनी है, वहाँ सेल्स ग्रोथ तो वही है, बट वहाँ मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है और री-रेटिंग भी हो रहा है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप कंपनी ए में पैसे लगाते हो, जहाँ आपको बस सेल्स ग्रोथ रेट मिला 10% का, तो आपका जो प्राइस का रिटर्न है वो 10% ही होगा। लेकिन अगर आप कंपनी बी में पैसे लगा रहे हो, जहाँ लेट्स से कि 1000 करोड़ के सेल्स पे 10% का जो पैट मार्जिन था, वो 13% हो गया। मतलब अगर आप ईयर 1 में आपने 100 करोड़ का पैट बनाया, तो अब आप 130 करोड़ का पैट बना रहे हो और मार्केट उसी 20 पे आपको वैल्यू किया, तो 100 करोड़ के पैट पे आपका 100 इंटू 20 2000 करोड़ का मार्केट कैप था, जो अब 130 इंटू 20 से 2600 करोड़ हो गया। तो अगर ये 1 साल में हुआ, तो आपको वहाँ 30% का रिटर्न आ गया मोटा-मोटी। और थर्ड सिनेरियो में लेट अस से कि कंपनी यू नो इतना अच्छा कर रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो गया और शायद मे बी कंपनी किसी अच्छे सेक्टर में घुसी जो सनराइज़ सेक्टर है। तो मार्केट को लगा नहीं-नहीं इस कंपनी को तो थोड़ा और वैल्यूएशन देना चाहिए। तो उसको 20 से मार्केट ने 25 पीई कर दिया। तो अब यहाँ अब वही 130 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 25 हो जाएगा, जो आपका मार्केट कैप चला जाएगा 3200 समथिंग करोड़। सो यहाँ 2000 टू 3250 का जंप, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ 60% रिटर्न। तो तीनों कंपनी में सेल्स ग्रोथ इज़ सेम 10%। बट बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन और द री-रेटिंग और अ कंबाइंड इफेक्ट, जो इन्वेस्टर का रिटर्न है वो ज़्यादा हो गया। तो जब ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो हमें ये देखना चाहिए कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ नहीं हो, साथ में मार्जिन एक्सपेंशन भी आए और री-रेटिंग भी आए। अब ये करने का ये जो क्लियर एंड सिंपल फ्रेमवर्क है, इसी चीज़ को इन सम वे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, ऐसी कंपनीज जहाँ मार्जिन ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएँ। तो उसका वो फ्रेमवर्क है। द ब्यूटी ऑफ फ्रेमवर्क इज़ इट हेल्प्स यू टू थिंक इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इट हेल्प्स यू टू मेक योर एनालिसिस मोर स्ट्रक्चर्ड। तो क्वेश्चन है कि कहाँ-कहाँ ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे सिग्नल्स मिलते हैं, वो सब करने के लिए हमने ये क्लियर एंड सिंपल का फ्रेमवर्क बनाया। तो आई जस्ट वॉक यू थ्रू व्हाट ईच ऑफ दीज मीन्स। श्योर, श्योर। सो इफ यू सी देयर आर 5-6 थिंग्स व्हाई इट हैपेंस। सो जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। अब आप मानो कि आप कोई फैक्ट्री बिठाते हो और आप जब फैक्ट्री बिठाते हो आपको लेबर्स पहले हायर करने पड़ते हैं, आपको पहले से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो बहुत सारा खर्चा होता है। और लेट्स से वो 200 करोड़ की फैक्ट्री आप बिठा रहे हो, फिर आप बैंक से लोन लोगे, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लगने लगेगा। आप फैक्ट्री बिठाए हो तो वो एसेट हो गया तो उस पे डेप्रिसिएशन लगने लगता है। आपको प्लांट मैनेजर पहले से हायर करने पड़ते हैं। रेवेन्यू तो नहीं आ रहा है, फिर रेवेन्यू आना शुरू होता है। लेकिन लेट अस से कि पहले साल वो फैक्ट्री अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है, तो 30 करोड़ का करेगी, बिकॉज़ नई फैक्ट्री है। आप क्लाइंट को जाओगे, माल दोगे, फिर क्लाइंट अप्रूव करता है, इट्स अ प्रोसेस।
तो आपके एक्सपेंसेस पहले लग रहे हैं और आपका रेवेन्यू बाद में आ रहा है। और बिज़नेस का क्या होता है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर वो 100 करोड़ की फैक्ट्री है, तो मे बी जब वो 40 करोड़ करेगी, तब वो फैक्ट्री लेवल पे प्रॉफिटेबल होगी। तो उसमें क्या होता है कि पहले आपका लॉस हो रहा है, वो कंपनी के पीएनएल को खा रहा है। और फिर एक फेज़ आता है कि वो प्रॉफिटेबल हो रहा है और फिर एक मैसिव प्रॉफिट वो कंट्रीब्यूट करने लग रहा है। तो जहाँ पे भी इस तरह का पॉसिबिलिटीज़ होता है कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन का, वो एक ट्रिगर होता है कि क्यों इस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल थ्रू, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लैग इंटेंजिबल होता है, जहाँ अभी तो फैक्ट्री एक हार्ड एसेट हो गया। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज़ लोगे तो वहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कंपनी ने आर-एन-डी करके एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है और अब उसको मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो जो पूरा क्लियर है, यही सब 3, 4, 5 चीज़ें हैं, जहाँ से इस तरह के ऑपरेटिंग लेवरेज मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। सर कुछ कंपनीज़, कुछ मैनेजमेंट्स एक्विजिशन करने में एक्सपर्ट होते हैं। लोअर मार्जिन्स पे एक्वायर करते हैं, लोअर वैल्यूएशन पे एक्वायर करते हैं और बिज़नेस सिनर्जी ले आके फिर उसका मार्जिन्स बढ़ा देते हैं, वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स। तो ये सब हो गया ऐसे प्लेसेस, ये इस तरीके से हमें ऑपरेटिंग लेवरेज की पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। अब एज़ अ इन्वेस्टर उसके सिग्नल्स हम कहाँ पे देखें, तो उसके लिए हमारा वो सिंपल का फ्रेमवर्क है। जैसे मैंने बोला कि आपने फैक्ट्री बिठाई, तो वो सिंपल में एक है आई। आई इज़ फॉर इनएफिशिएंट ट्रांजिशनरी एनफैट। एनफैट इज़ नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ ये होता या क्या है। सो एसेट टर्नओवर क्या हुआ कि अगर आप 100 करोड़ का फैक्ट्री बिठा रहे हो और उसपे 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, तो आपका एसेट टर्नओवर 2 टाइम्स हो गया, बिकॉज़ 100 करोड़ के एसेट पे 2 टाइम्स का। सो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर मतलब आपका फिक्स्ड एसेट जो भी है, प्लांट सबको ले लो और उसपे लेट्स से आके आपने 200 करोड़ का फिक्स्ड एसेट टोटल लगाया और 400 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, तो आपका नेट फिक्स्ड एसेट इनटू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नेट फिक्स्ड एसेट, वो नेट फिक्स्ड एसेट टर्न हो गया। अब मैंने बोला कि ये फैक्ट्री बिठाई, लेट्स सी ये फैक्ट्री बिठाने के पहले उनके पास टोटल 100 करोड़ की फैक्ट्री थी और 500 करोड़ का सेल्स कर रही थी। तो हमें पता है कि और वो 90% यूटिलाइजेशन पे थी। तो हमें पता है कि पीक पे ये 5 टाइम्स का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर करेगी। अब लेट्स से इस 100 करोड़ के एसेट पे 200 करोड़ का एक नया एसेट आ रहा है, लेकिन वो एसेट जस्ट अभी लाइव गया है। अभी उसका रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है और वो पीक जाते-जाते उसको 2 साल लगेगा। तो आप देखो कि पहले 100 करोड़ का फिक्स्ड एसेट और 200 करोड़ ऐड हुआ, टोटल फिक्स्ड एसेट आपका हो गया 300 करोड़। सेल्स 500 करोड़ हो गया था पहले से। लेट्स से कि ये जो नया कैपेसिटी है 100 करोड़ और ऐड किया, तो टोटल आपका सेल्स हुआ 600 करोड़। सो 300 करोड़ के फिक्स्ड एसेट पे 600 करोड़, आपका इनफैक्ट हो गया 2 टाइम्स। आपको पता है कि ये कैपेबिलिटी नहीं है इसकी, इस एसेट की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? इफ यू अज़्यूम कि ये नई वाली भी कैपेसिटी पुरानी वाली कैपेसिटी के इतना सेल्स करेगी, तो 5 टाइम्स जा सकती है। तो 300 का 5 टाइम्स 1500 करोड़ है। आज के डेट में 600 करोड़ ही हो रहा है। तो जब ये 600 करोड़ से 1500 करोड़ बढ़ेगा सेल्स, फिर ये नई फैसिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा। So this is how you'll get. So when you are getting into a inefficient transitionary NFAT, where you know कि ये ट्रांजिशनरी है, अभी ये नया आया है, ये मैं आपको बताता हूँ बहुत बिजनेसेस में होता है, नॉर्मल प्लांट में होता है, इवन हॉस्पिटल में आप देखो कि जब कोई नया हॉस्पिटल आता है, एक नया हॉस्पिटल बना, उसको 2 से 3 साल लगता है ब्रेक इवन करने में। वो ब्रेक इवन कब होता है? जब हॉस्पिटल का बेड यूटिलाइजेशन 60% के अराउंड पे पहुँचता है। तो दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स वेयर इट्स वेरी इनएफिशिएंट, बट वी नो कि 1 साल 2 साल में ये पीक यूटिलाइजेशन पे जाएगा, मार्जिन जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी जाएगा। तो व्हेनेवर आई सी कि हिस्टोरिक फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कुछ और है और आज का वैल्यू उससे बहुत लो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके इन्वेस्ट कर दें, बट एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज की पॉसिबिलिटी है? सो दिस इज़ हाउ वी गेट अ सिग्नल। सो आई जस्ट एक्सप्लेन द आई। इसी तरह से सिंपल का एक-एक पार्ट है, हर पार्ट जो होता है एसएमपीएलई, वो एक सिग्नल बताता है कि यहाँ कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता है। तो मैं कभी भी कोई कंपनी एनालाइज़ करता हूँ, तो मेरा गोल होता है ये 3 कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आए, कुछ मार्जिन एक्सपेंशन आए और थोड़ी री-रेटिंग हो। वो होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो मैं देखता हूँ इस 5 में से कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। दैट इज़ हाउ आई ट्राई टू पुट इन अ फ्रेमवर्क एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.